अंधकार को हरने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू ही अंधकार हर लेता है। अंधकार यानी कि बीमारियां और जुगनू यानी कि प्राण सेवक यानी कि डॉक्टर। इस समय हमारा यूरोलॉजी जागरूक सप्ताह मूत्र संबंधित अभियान हमारा चल रहा है और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे ही लोटस हॉस्पिटल के चिराग मौजूद हैं, आरपीएस डॉक्टर आरपीएस भदौरिया जी। नमस्ते सर। नमस्कार। और पोस्ट्रेट कैंसर के बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज का ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जब कभी भी कैंसर शब्द आगे जुड़ता है तो लोग घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम टटोलेंगे इन शब्दों को, आज हम जानेंगे पूरी जानकारियों को। तो सर शुरू करते हैं आज की चर्चा को। तो सर क्या है ये पोस्ट्रेट वर्ड, अगर बात करें तो इस कहाँ होता है, क्या शब्द है ये? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के नीचे होती है और मुश्किल से 15 ग्राम की होती है, और इसके बीचों बीच हम लोगों की पेशाब की नली निकलती है, और यहीं पे भगवान ने ये अटैचमेंट बनाया है कि सीमेन का डिस्चार्ज और पेशाब का डिस्चार्ज एक ही जगह से इस खासियत से हो कि कभी दोनों में मिक्सिंग ना हो। ये इसकी खास बात हुई, और ये प्राइमरीली सीमेन सेक्रीशन वाला सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड है। नहीं, अगर हम बात करें पोस्ट्रेट की, तो पोस्ट्रेट तो हमारा सीमेन जहां से निकलता है, हमारी जहां से मूत्र निकलती है वहां से है, लेकिन कैंसर कैसे हो जाता है? प्रोस्टेट का कैंसर जो होता है वो इस ग्लैंड का कैंसर है, और एक पर्टिकुलर एज एल्डरलीज का कैंसर है। 55 इयर्स के बाद ये होना शुरू होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसकी पीक इफेक्ट आता है, पीक इंसिडेंस होती जाती है। आप हैरान होंगे ये जान के कि अगर हम ऑटोप्सी में देखें, ऑटोप्सी मतलब जो लोग किसी और वजह से जिनकी मृत्यु हुई है और उनका हम प्रोस्टेट निकाल के एक एक सेक्शन निकाल लें, तो 50 साल पे 50% के निकल आएगा और 90 साल पे 90% लोगों के निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये मगर डरने की बात नहीं है, ये इतना कॉमन नहीं है क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग होता है जी। एक आध इधर उधर छोटे मोटे नेस्ट ऑफ कैंसर सेल्स पड़े भी हुए हैं, वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं होते जी। मगर ये एल्डरलीज का और मेल्स का सबसे कॉमन कैंसर है, मगर फॉरगिविंग कैंसर है, यानी हम लोगों को पे दया बनाए रखता है। इलाज इसका सरल जी है और अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब आपका कहना है कि ये मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स? नहीं, फीमेल्स में तो होता ही नहीं है, क्योंकि उनके ना सीमेन निकले ना प्रोस्टेट हो। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड फीमेल्स में नहीं होता है। अच्छा, अगर हम इस प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें या फिर प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, इसके कुछ लक्षण दिखते हैं क्या? प्रोस्टेट कैंसर के अलग से लक्षण नहीं होते हैं जी। अगर प्रोस्टेट कैंसर होना शुरू होगा तो एक गांठ बनेगी जी। गांठ बाकी ट्यूमर्स में भी बनती है प्रोस्टेट में, जो ज्यादा कॉमन है, जिसे बीपीएच कहते हैं। तो सिम्टम्स सबके एक से होंगे। पेशाब की ये होने में जो रुकावट के सिम्टम्स है वो आएंगे, पेशाब लगी और छूटने वाला सिम्टम आएगा, और दूसरा जल्दी जल्दी जाने वाला आएगा, रात में अधिकतर बार उठने वाला सिम्टम आएगा, और बहुत कम लोगों में कभी कभार खून आने का भी लक्षण आ सकता है। ऐसा भी होता है कि लक्षण हमें नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमारे कैंसर बन रहा है? जी हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोप्सी इंसिडेंस बहुत हाई है। अच्छा। हर डेकेड की उतनी ही परसेंटेज है। इसका मतलब अपने है, बस ढूंढने की जरूरत है। ये काफी कंफ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल फील्ड आ जाती है यहाँ। अगर हम लोग को कोई लक्षण नहीं है और हम जानना चाहें तो ब्लड में एक सीरम पीएसए करके टेस्ट होता है जी, जो प्रोस्टेट कैंसर में ही, प्रोस्टेट सेल्स में ही एक प्रोटीन बनती है जो एब्सोल्युटली स्पेसिफिक है प्रोस्टेट सेल की। लेकिन नॉर्मल प्रोस्टेट भी बनाता है और कैंसर प्रोस्टेट में भी बनता है, कैंसर प्रोस्टेट के सेल में भी बनता है। अगर इसकी मात्रा हमारी खून में बढ़ जाती है तो हम लोग शक कर सकते हैं कि हमें प्रोस्टेट हो रहा है।
अगर हम माउथ कैंसर की बात करें तो कहते हैं अगर तंबाकू आप ज्यादा खाते हैं तो होता है। इसमें क्या ज्यादा होने से ये कैंसर होता है? क्या कुछ खाने से होता है या फिर कुछ अंदरूनी ही कुछ डेवलपमेंट हो जाता है? इसका ये मानना है कि खाने से इस पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्राइमरीली हार्मोन का बैलेंस पे अच्छा। निर्भर करता है। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रीडोमिनेंट हार्मोन होता है और ईस्ट्रोजन फीमेल्स में, थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन मेल्स में भी होता है। इनका जब रेशो बिगड़ता है तब हम लोगों के कुछ सेल्स कैंसरस डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, हमारे बीच ऐसे काफी लोग होंगे जिनको ये समस्या आ रही होगी और घबरा जाते हैं। जब कभी भी कैंसर शब्द आता है तो लोग घबरा जाते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज काफी सिंपल है जी। अगर बहुत जल्दी और आप यंग हैं जी। तब तो सर्जरी की जरूरत है, वरना इसका बिजली की सिकाई से या मेनली दवाइयों से, और दवा भी गोलियों से, इसका बहुत सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। और ज्यादातर लोगों में ये कहा जा सकता है अगर वो नियमित रूप से दवाई लेता रहे तो कैंसर प्रोस्टेट से जी। उसके जीवन का अंत नहीं होगा। जीवन का अंत नहीं होगा अगर वो ढंग से दवाई लेता रहे। अच्छा, अगर बात करें, कहते हैं कि अगर ये ग्लैंड निकाल दिया जाए, अगर कैंसर हो रहा है वो ग्लैंड अगर हम निकाल दें तो क्या समस्या आएंगी? क्या ग्लैंड निकालना कोई मतलब एक विकल्प है? जी हाँ, बिल्कुल एक विकल्प है जिसमें जब ये पूरा ग्लैंड निकालते हैं उस ऑपरेशन को रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। अच्छा। यानी पेशाब की थैली से लेके नीचे की नली तक, जहां तक प्रोस्टेट है, पूरा का पूरा आपने एन मास निकाल दिया जी, और फिर पेशाब की थैली को नीचे नली से जोड़ दिया। इसको कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। ये केवल उनमें रिकमेंडेड होता है जो रिलेटिवली यंग है जी, जिनमें कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं 15 इयर्स की ज्यादा जिंदगी बाकी है जी। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी 15 इयर्स से ज्यादा है, उनमें ये इस तरह का ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। प्लस उनका कैंसर केवल प्रोस्टेट ग्लैंड में सीमित होना चाहिए। उसके लिए टेस्ट होते हैं। अगर उन टेस्ट में ये पक्का हो जाता है कि कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही सीमित है तो ये एक विकल्प उपलब्ध है। मगर ये विकल्प यंगर एज ग्रुप में 55 से 65 साल के एज ग्रुप में सबसे बढ़िया रहता है। अच्छा, जब कभी भी कैंसर की बात आती है तो कहते हैं पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप है। इसमें भी स्टेप वाइज चलता है क्या? हाँ, इसमें भी स्टेज वाइज चलता है। इनको हम लोग कहेंगे स्टेजेस जी। जैसे इसमें सिंपल है, स्टेज 1 वो हो गया जो प्रोस्टेट के तक सीमित है जी। स्टेज 2 वो हो गया जो कैप्सूल तक पहुंच रहा है जी। स्टेज 3 वो हो गया जो कैप्सूल के बाहर निकल के आपकी पेल्विक वॉल तक पहुंच गया जी। और स्टेज 4 वो हो गया जो शरीर में और जगह पर फैल गया। तो इसमें यहाँ पे सीरम पीएसए का सबसे ज्यादा उपयुक्त इस्तेमाल है जी। कहा यह जाता है, ये देखा गया है कि अगर पीएसए हम लोगों का 20 से ज्यादा है तो डेफिनेटली आज मिल पाए या ना मिल पाए, कैंसर प्रोस्टेट शरीर में और हिस्सों में फैल चुका है। अच्छा। तो ऑब्वियसली इसमें केवल प्रोस्टेट ग्लैंड निकालना एक विकल्प नहीं होगा जी। दूसरा, अगर सीरम पीएसए 8 से ज्यादा है और 20 के बीच में, 8 से 20 के बीच में, तो हम ये कहेंगे कि डिफरेंशिएशन जो है प्रोस्टेट कैंसर का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आम आदमी को समझने में, लेकिन कम गुस्सेल समझ लीजिए कैंसर है जो कि अभी सीमित हो सकता है। अच्छा। दूसरा ये है, निकला भी है तो प्रोस्टेट के अगल ही बगल है, बाकी शरीर में किसी और अन्य अंग में नहीं फैला है। अच्छा। ये मान सकते हैं। और 4 से 8 वाले में जिसका पीएसए आ रहा है तो उसमें हम लोग ये डाउटफुल है कि कैंसर प्रोस्टेट है भी कि नहीं है। उसमें हम लोग बायोप्सीज वगैरह पहले से कराते हैं। अच्छा, पीएसए की आप बात कर रहे हैं, ये पीएसए टेस्ट अगर साधारण शब्दों में हम बता दें, क्योंकि ये पहला स्टेप है टेस्ट कराने के लिए बोला जाता है, जिस तरीके ब्लड टेस्ट होता है उसी तरीके पीएसए टेस्ट होता है, तो साधारण भाषा में अगर हमारे ऑडियंस को बता दें। पीएसए टेस्ट भी हम लोगों का ब्लड से ही होता है जी। और पहले इसको बहुत जोरों से रिकमेंड किया गया था कि इससे हम
कैंसर प्रोस्टेट को जल्दी ढूंढ लेंगे और इसका इलाज कर लेंगे जी मगर अब आज एज ऑफ नाउ जी पिछले 3-4 साल में जो एक्सपीरियंस आया है उसमें ये कहा गया है कि कैंसर प्रोस्टेट को एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर प्रोस्टेट नहीं यूज करना चाहिए जी और कुछ ही दिन पहले ICMR जो इंडिया की बॉडी है जी उसने भी USA की इस रिकमेंडेशन पे अपनी मोहर लगाई है कि इसको एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि अब ये बात आता है ऐसा क्या भाई हमें कैंसर भी होने जा रहा है हम जल्दी पता भी ना करें वो इसलिए है अगर आप याद करें जो मैंने शुरू में बताया था जी अगर ऑटोप्सी मतलब कोई जिसकी मृत्यु किसी और वजह से हुई है उसका हम प्रोस्टेट निकालें और वो 50 साल की उम्र वाले हों तो 100 में से 50 लोगों के कैंसर प्रोस्टेट निकल आएगा अच्छा लेकिन इंसिडेंस 50% नहीं होती है इसका मतलब कुछ सेल्स कन्वर्ट जरूर हो गए हैं मगर शांति से बैठे और ये जागेंगे और बीमारी हमें बीमारी के तरह हमें हमारे सामने आएंगे जिंदगी में या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है इसलिए PSA का क्या कहते हैं चलन रोका गया है क्योंकि जल्दी पता करके सब जिनके भी PSA बढ़े हैं जिनकी बायोप्सी में आपने ढूंढ निकाला एक भी कैंसर प्रोस्टेट कैंसर सेल और उसमें रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कर दी तो उससे ऑब्वियसली हमारी डिजीज स्पेसिफिक यानी कैंसर प्रोस्टेट से होने वाली मृत्यु की दर में कमी आनी चाहिए थी ये देखा गया है ऐसा नहीं होता है इसलिए सीरम PSA को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मना किया गया अभी हम टटोल रहे थे वेबसाइट में अभी हम टटोल रहे थे गूगल में कि जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें निकल के आया कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे ज्यादा है मतलब काले लोगों को ज्यादा है लेकिन जो एशियन कंट्रीज है उसमें कम है ऐसा है क्या मतलब नॉलेज सही है एकदम सही है अगर हम लोग देखें तो एफ्रो अमेरिक जो स्टैटिस्टिक्स और डाटा अवेलेबल है वो अफ्रीकन अमेरिकन में सबसे हाईएस्ट है अच्छा ऐसा क्यों मतलब ये जेनेटिकल कॉज माना जाता है इसका अच्छा ये है और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें इसका इंसिडेंस कम है अच्छा सर्जरीज किस प्रकार की होती हैं इसमें किस किस प्रकार की सर्जरीज की इसमें सर्जरीज 2 तरह से हो जाती हैं जी आपके रुकावट हुआ कोई शक नहीं था प्रोस्टेट का आपने अपना प्रोस्टेट पर सर्जरी कराई TURP की जी या लेजर से कराई ठीक है उसकी जांच गए जो टुकड़े निकले और उसमें पता चला कि आपको कैंसर प्रोस्टेट है ठीक है एक तो ये तरीका होता है दूसरा आपके चिकित्सक ने देखा इसका सिंपल सा टेस्ट होता है पर रेक्टल एग्जामिनेशन यानी उंगली टट्टी के रास्ते से आप प्रोस्टेट को छू के देख सकते हैं और उसे शक होता है कि आपके हो सकता है कैंसर हो मतलब प्रोस्टेट कैंसर में कोई गांठ आंठ उसे लग रही है या उसकी कंसिस्टेंसी जो है डिफरेंट है वेरीगेटेड है कहीं मुलायम है कहीं हार्ड है कहीं कुछ है तो इन लोगों में फिर बायोप्सी करवाना चाहिए और फिर पता चलता है कि कैंसर प्रोस्टेट है या नहीं है अब इन लोगों के इलाज की प्रतिक्रिया थोड़ा सा अलग होगी लेकिन जितनों को TURP और इससे पता चला है और उनमें अगर संभावना नहीं है उनकी उम्र जैसे मान लीजिए 75 ईयर्स है तो वो अनलाइकली है कि वो 15 ईयर्स जीवित रहेंगे अगर हम इसको हटा दें तो उनमें रेडिकल सर्जरी की जरूरत नहीं होती है तो उस रीजन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आपको निर्णय करना है कि आप कितना बड़ा आक्रमण इस बीमारी के अगेंस्ट लॉन्च करेंगे क्योंकि इसमें साधारणतः दवा और सिकाई बिजली की सिकाई से भी काम चल सकता है और वो इतना कंट्रोल हो जाता है कि वो आपके जीवन की जो लंबाई है उस लकीर को मिटाएगी नहीं तो ये एक विकल्प आया है सामने दूसरा ये है कि आपको पता चला PSA भी आपका नॉर्मल है और आप अभी 55 या 60 साल के ही हैं तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी 15 साल से ज्यादा ही जिएंगे क्योंकि आज एवरेज इंडियन सर्वाइवल रफली टचिंग 75 इयर्स होते जा रहा है तो उन लोगों में रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी एज ए सर्जिकल ऑप्शन कंसिडर किया जाना चाहिए। अच्छा अगर कीमोथेरेपी की बात करें तो ये कीमोथेरेपी क्या है?
इसमें कीमोथेरेपी बेसिकली हार्मोनल मैनिपुलेशन है। जी। इसमें हम लोगों को टेस्टोस्टेरोन का जो बॉडी में मात्रा है उसको कम करना है। अच्छा। इसकी दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर ये कैंसर सेल्स भी भगवान के बनाए हुए हैं, उतने ही तेज हैं, और वो ऑल्टरनेट पाथवेज शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर, जो जिसे कहते हैं कैस्ट्रेट एस्केप हो गया, यानी टेस्टोस्टेरोन के बगैर भी अब ये कैंसर सेल ग्रो करने लगा। अच्छा। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप को ब्लॉक करने के लिए भी दवाइयां हैं। अच्छा। फिर इसके बाद भी ऑल्टरनेटिव पाथवेज डेवलप करते हैं, तो तीसरे स्टेप की भी दवाइयां अवेलेबल हैं। उसके बाद जाके जिसे आम लोग कहते हैं कीमोथेरेपी, कैंसर वाली दवा, वो लगनी है। उसके बाद कैंसर वाली दवा लगाने की जरूरत है। शुरुआत में जब आपने बात करी कि जो आपने बीमारियां बताई या फिर आपने जो संकेत बताए कि ये संकेत से आपको पता चल जाएगा कि ये बीमारी आपको है या फिर ये कैंसर आपको है, क्या मूत्र में जलन, मूत्र में पीलापन भी इसका संकेत हो सकता है? जलन कैंसर का तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये इसका हो सकता है कि संकेत कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ रहा है। जी। अगर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या, कुछ ना कुछ होगा। जी। तो ज्यादा कॉमन नॉन कैंसरस कारण होता है, जी। जिसे बीपीएच कहते हैं। जी। तो जांच पड़ताल से पता चल सकता है कि हमारा कारण जलन का और कहते पेशाब में रुकावट का नॉन कैंसरस कारण है या कैंसरस कारण। अच्छा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर यहाँ पे कैंसर होता है तो क्या अन्य ग्लैंड्स भी इससे प्रभावित होते हैं? अन्य ग्लैंड्स प्रभावित होते हैं, इस तरह से होते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर सबसे ज्यादा ये सेल्स जाके हम लोगों की हड्डियों में बैठते हैं। अच्छा। और हड्डियों में रीढ़ की हड्डी सबसे पहले जाती है। तो एट टाइम्स कभी कभार कोई सिम्टम नहीं आया यूरिनरी पैसेज में और हमें कमर दर्द था, उसमें पता चला कि जब आपने एमआरआई कराया तो उसमें पता चला प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स हैं। ये एक और खासियत है प्रोस्टेट कैंसर के, जब ये हड्डी में जाता है, बाकी जगह बाकी कैंसर्स जब हड्डी में पहुंचते हैं तो हड्डी को तोड़ देते हैं, हड्डी को नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब वो एक्सरे में सफेद जैसे हड्डी दिखती ना दिख के काले काले धब्बे दिखेंगे, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर हड्डी ज्यादा बनवाते हैं, ये सेल्स जाके ज्यादा बनवाते हैं, तो जो लेजन दिखते हैं वो ज्यादा सफेद दिखते हैं, यानी स्क्लेरोटिक लेजन्स होते हैं। तो इससे बड़े आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता है कि एक शायद कैंसर प्रोस्टेट की वजह से कमर का दर्द है। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यूं तो आपके पास बहुत सारे पीड़ित आते हैं, कोई ऐसा केस आया है जिसने हाव भाव चेंज कर दिया हो कि ये कैसे, ना कुछ पता चल रहा है, ना ये भी पता चल रहा है, पीएसए टेस्ट में भी कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ यूनिक तरीके का कोई केस आपके सामने आया हो? नहीं, इसमें जो यूनिकनेस है कभी कभार रीनल फेलियर की तरह प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। उसमें कुछ नहीं पता चला, उन्हें केवल भूख कुछ दिन से कम लग रही थी, ये हुआ, फिजिशियन के पास गए, जांच पड़ताल हुई तो पता चला सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा था। उसका देखा गया कारण क्या था तो पता चला यूरेटर्स में रुकावट आ रही थी। अच्छा। तो उसकी जांच पड़ताल हुई, पीएसए कराया, वो भी नॉर्मल था, ये भी था, इस तरह हो जाता है। लेकिन ये कैंसर्स जिनका पीएसए नॉर्मल होता है वो बहुत एग्रेसिवली ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं और उनमें यूजुअली क्या कहते हैं बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने वाली होती है। इस तरह के केसेस आते रहते हैं। तो हमारे बीच चर्चा चल रही थी प्रोस्टेट ग्लैंड की और हमारे बीच मौजूद थे आरपीएस भदौरिया सर, डॉक्टर आरपीएस भदौरिया सर। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में चलते चलते बस इतना ही बोलेंगे, जितने भी सवाल थे बड़ी अच्छी तरीके से जितने भी हमारे बीच व्यूअर्स हैं उनको समझ में भी आया होगा कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है, क्यों है, कैसे होता है, सारे आयाम आपके सामने रखने का प्रयास हमने किया। तो कहते हैं थोड़ा लिखा ज्यादा छोड़ दिया। आज हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में चर्चा किया, इस पन्ने को मोड़ दिया, इस पन्ने को फिर से हम खोलेंगे, फिर से हम बोलेंगे फिर किसी नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रोस्टेट कैंसर की पूरी जानकारी आप लोग लेते रहें।